हेलो। लॉन्च मीटिंग हो गया। हाँ बच्चों, गुड मॉर्निंग सबको। गुड मॉर्निंग सबको, आवाज आ रही है? हाँ जी, तो अब अपन चालू करेंगे अपना चालू करेंगे। साइटोकाइन बैरियर अपन ने पिछली बार पढ़ ही लिया था यहाँ से। तो साइटोकाइन बैरियर अपन पढ़ चुके थे। और हाँ जी, साइटोकाइन बैरियर में इंटरफेरॉन क्या थे? एंटी वायरल प्रोटीन। इंटरफेरॉन क्या थे? एंटी वायरल प्रोटीन। एंटीवायरल प्रोटीन मेड अप ऑफ 270 amino acid. So they are antiviral protein made up of 270 amino acid. और they are secreted by virus infected cell. And they are secreted by virus infected cell. अब देखो, अब यहां पर अपन देख रहे हैं कि एंटीवायरल प्रोटीन है और ये वायरस इन्फेक्टेड सेल इसको रिलीज कर रही है। अब देखो, इस डायग्राम पर अपन ध्यान दें यहां पर, तो ये अपने पास एक सेल है और यहां पर अपने पास है वायरस। तो यहाँ अपने पास एक सेल है और यहाँ पर है वायरस। और जब ये वायरस इस सेल के अंदर एंटर कर जाता है, जब वायरस इस सेल में एंटर कर जाता है तो ये हो जाती है वायरस इन्फेक्टेड सेल। ये सेल क्या हो जाती है? वायरस इन्फेक्टेड सेल। अब देखो, अब ये वायरस क्या करेगा? इसके अंदर अपनी लाइफ साइकिल स्टार्ट करेगा। इसके अंदर अपनी लाइफ साइकिल स्टार्ट करेगा और ये जो सेल है, अब यहाँ पर वायरस का प्रोडक्शन चालू हो जाएगा। अब ये जो सेल है, यहाँ पर वायरस का प्रोडक्शन चालू हो जाएगा। अब देखिए, वायरस का प्रोडक्शन चालू हो जाएगा तो अब ये सेल जो है सोच रही है कि मैं तो इन्फेक्ट हो चुकी हूँ। ये सेल सोच रही है कि मैं तो इन्फेक्ट हो चुकी हूँ, लेकिन साइड में जो हेल्दी सेल्स हैं, देखिए यहाँ पर ये एक हेल्दी सेल है, इसके अलावा ये भी अपने पास क्या है? ये भी एक हेल्दी सेल है।
तो ये सोच रही है कि मेरे आसपास जो हेल्दी सेल्स हैं मैं उन्हें बचा लूं। अब उसको बचाने के लिए क्या करेगी, ये देखिए यहाँ से इसने इंटरफेरॉन रिलीज किया है। यहाँ से क्या रिलीज किया इसने, यहाँ से इसने रिलीज किया है इंटरफेरॉन। और आप देखिए कि इंटरफेरॉन क्या है, इंटरफेरॉन है एंटीवायरल प्रोटीन विच इज सीक्रेटेड बाय वायरस इन्फेक्टेड सेल। तो ये एंटीवायरल प्रोटीन है और इसको सीक्रेट कौन करती है, इसको सीक्रेट करती है वायरस इन्फेक्टेड सेल। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जो ब्लू कलर का है ये तो वायरस है और पर्पल कलर का जो है ये सेल का न्यूक्लियस है। ठीक है, अब इंटरफेरॉन इस वायरस इन्फेक्टेड सेल ने रिलीज किया और ये देखिए ये इंटरफेरॉन अब अटैच हो रहा है कहाँ, ये रिसेप्टर है। किसके ऊपर अटैच हो रहा है, ये रिसेप्टर्स के ऊपर अटैच हो रहा है। और रिसेप्टर किसके हैं, ये रिसेप्टर हैं हेल्दी सेल्स के। अब देखिए यहाँ भी ये इंटरफेरॉन अटैच हो चुका है और यहाँ भी ये इंटरफेरॉन अटैच हो चुका है। ये देखिए जैसे ही इंटरफेरॉन इन हेल्दी सेल्स पे अटैच होगा, ये हेल्दी सेल्स अपने अंदर सिंथेसाइज करेंगी टीआईपी। और अगर अपन यहाँ पर देखें टीआईपी, तो टीआईपी की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है ट्रांसलेशन। टीआईपी की जो फुल फॉर्म है वो है ट्रांसलेशन इनहिबिटिंग, ट्रांसलेशन इनहिबिटिंग प्रोटीन। तो अगर आपसे पूछे भाई टीआईपी क्या है, तो अपन क्या बोलेंगे, ट्रांसलेशन इनहिबिटिंग प्रोटीन। अब साहब ये जो ट्रांसलेशन इनहिबिटिंग प्रोटीन अब इन सेल ने बनाया, हेल्दी सेल्स टीआईपी जब ही बनाएंगी जब उनके ऊपर इंटरफेरॉन आके अटैच होगा। एबिलिटी तो है उसमें, जैसे मान लीजिए आप तैरना जानते हैं लेकिन तैरेंगे कब, जब आपको पानी में पटक दिया जाएगा। तो ऐसे में अपन कह रहे हैं कि जो हेल्दी सेल्स है उनके पास एबिलिटी है, लेकिन वो इंटरफेरॉन कब सीक्रेट करेंगी, जब वो वायरस इन्फेक्टेड हो जाएंगी, तब खुद को बचाने के लिए नहीं, आसपास की हेल्दी सेल्स को बचाने के लिए ये इंटरफेरॉन रिलीज करेंगे। अब यहाँ पर देखिए ये जो इंटरफेरॉन है ये हेल्दी सेल से जुड़ा है और हेल्दी सेल से जुड़ने के बाद उन हेल्दी सेल्स ने बना लिया है ट्रांसलेशन इनहिबिटिंग प्रोटीन। और ट्रांसलेशन इनहिबिटिंग प्रोटीन क्या करेगा, स्टॉप्स द ट्रांसलेशन ऑफ वायरस। तो ये स्टॉप कर देगा ट्रांसलेशन ऑफ वायरस, स्टॉप्स ट्रांसलेशन ऑफ वायरस। अब ये वायरस इन हेल्दी सेल्स में एंटर कर सकता है। ये देखिए ये जो वायरस है यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, ये वायरस अंदर जा सकता है। ऐसे ही यहाँ पर भी वायरस है, वो भी अंदर जा सकता है, ये यहाँ भी जा सकता है, यहाँ भी जा सकता है। मतलब हेल्दी सेल्स के अंदर ये वायरस की एंट्री को प्रिवेंट नहीं करेगा। और वायरस अंदर जाने के बाद उसने देखा कि अंदर पहले से ही टीआईपी बना हुआ है। अब हेल्दी सेल्स के अंदर टीआईपी पहले से बना हुआ है तो वायरस जाने के बाद भी कुछ कर नहीं पाएगा, क्या हो जाएगा, इनएक्टिव हो जाएगा। तो इंटरफेरॉन इनएक्टिवेट द वायरस बाय मेकिंग टीआईपी। क्या बोलेंगे, इंटरफेरॉन इनएक्टिवेट द वायरस बाय मेकिंग टीआईपी इनसाइड द हेल्दी सेल्स। टीआईपी यहाँ लिखा हुआ है ट्रांसलेशन इनहिबिटिंग प्रोटीन। अब सारे इंटरफेरॉन टीआईपी बनाएंगे, सारे इंटरफेरॉन टीआईपी बना सकते हैं, ये अपने को ध्यान रखना है। अच्छा अब मैं आपको इसको एक और बार रिपीट करता हूँ फिर अपन इसका आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। सबसे पहले हमने देखा, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए भाई व्हाट इज इंटरफेरॉन, व्हाट इज इंटरफेरॉन, तो क्या बोलोगे, interferons are antiviral protein made up of 270 amino acid. They are antiviral protein made up of 270 amino acid. अच्छा बताइए which cell secretes interferon, कौन सी सेल्स इंटरफेरॉन सीक्रेट करेंगी, यहाँ लिखा हुआ है वायरस इन्फेक्टेड सेल्स, ये इंटरफेरॉन को सीक्रेट कर सकती है। अब क्या इंटरफेरॉन वायरस को मार देता है, इज इंटरफेरॉन एबल टू किल द वायरस, नहीं।
सेकंड क्वेश्चन, क्या इंटरफेरॉन हेल्दी सेल्स में वायरस की एंट्री को प्रिवेंट करता है? बिल्कुल नहीं। अरे तो इंटरफेरॉन करता क्या है? इट ओनली इनएक्टिवेट्स द वायरस बाय मेकिंग टीआईपी इनसाइड हेल्दी सेल्स। तो फिर इस तरह से ये वायरस को क्या करता है? इनएक्टिव करता है टीआईपी बनवा करके हेल्दी सेल्स में। अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि दे आर स्पीशीज स्पेसिफिक। जैसे अपन जान रहे हैं कि ह्यूमन बीइंग्स जो हैं वो सब एक ही स्पीशीज के हैं। ह्यूमन बीइंग सब एक ही स्पीशीज के हैं, हम सभी क्या है? होमो सेपियंस सेपियंस है। तो हम ये कह रहे हैं कि हमारे अंदर जितने भी इंटरफेरॉन बनेंगे, एक ह्यूमन बीइंग में जितने भी इंटरफेरॉन बनेंगे वो हम दूसरे के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दे आर स्पीशीज स्पेसिफिक बट नॉट वायरस स्पेसिफिक। इसका मतलब एक इंटरफेरॉन को आप कई सारे वायरस के इनएक्टिव करने के लिए यूज किया जा सकता है। तो हम कह रहे हैं कि भाई ह्यूमन बीइंग्स के इंटरफेरॉन ह्यूमन बीइंग्स में काम आएंगे, लेकिन जैसे इंटरफेरॉन जो है वो सभी वायरस के लिए काम में लिया जा सकता है, चाहे वो कॉमन कोल्ड का वायरस हो, चाहे वो स्वाइन फ्लू का वायरस हो, चाहे वो कोरोना का वायरस हो, सबके अगेंस्ट इंटरफेरॉन काम आ सकता है। तो दे आर नॉट वायरस स्पेसिफिक। अपन देख रहे हैं कि यहाँ पर जो इंटरफेरॉन होते हैं इसके कई तरह के टाइप्स होते हैं। इंटरफेरॉन के टाइप्स भी होते हैं, जैसे अल्फा, जैसे बीटा, जैसे गामा। और इंटरफेरॉन अल्फा जो है ये रिलीज करती है फाइब्रोब्लास्ट। इंटरफेरॉन अल्फा इज रिलीज बाय फाइब्रोब्लास्ट। बीटा ल्यूकोसाइट, ल्यूकोसाइट मतलब WBC। और गामा एक्टिवेटेड टी लिम्फोसाइट्स। गामा में क्या है? एक्टिवेटेड टी लिम्फोसाइट, ये इसको रिलीज करती है। तो अगर आपसे पूछे भाई इंटरफेरॉन कितने टाइप के हुए? 1, 2 या 3? क्या बोले? 3 टाइप्स के हो गए। अच्छा बताइए कि इंटरफेरॉन अल्फा इज सीक्रेटेड बाय फाइब्रोब्लास्ट, बीटा बाय ल्यूकोसाइट एंड गामा बाय एक्टिवेटेड टी लिम्फोसाइट। अब देखिए एनसीईआरटी क्या लिखती है। एनसीईआरटी लिखती है कि इंटरफेरॉन अल्फा is used to treat Kaposi sarcoma. It is used to treat Kaposi sarcoma. और कापोसी सार्कोमा क्या होता है? एड्स से रिलेटेड कैंसर। तो ये कापोसी सार्कोमा के ट्रीटमेंट के लिए यूज किया जाता है, ऐसा लिख रही है एनसीईआरटी। तो ये अपना हो गया है साहब इंटरफेरॉन। और अब अपन बात करते हैं इन्फ्लामेशन। किसकी बात करते हैं? इन्फ्लामेशन की बात करते हैं। और इन्फ्लामेशन का मतलब होता है पेनफुल स्वेलिंग। इन्फ्लामेशन का मतलब क्या होता है? पेनफुल स्वेलिंग। तो पेनफुल स्वेलिंग इज नोन एज इन्फ्लामेशन एंड इट इज फीचर ऑफ वर्टिब्रेट्स ओनली। किसका फीचर होता है ये फीचर होता है वर्टिब्रेट्स का। अब देखो, इन्फ्लामेशन मतलब दर्द वाली सूजन, पेनफुल स्वेलिंग, इसको इन्फ्लामेशन बोलते हैं। जैसे मान लो कि आप क्रिकेट खेल रहे हैं और आपके क्रिकेट की बॉल हाथ पे बहुत तेजी से लगी है या बैट की आपके लग गई है, तो हो जाएगा इन्फ्लामेशन। क्या हो जाएगा? इन्फ्लामेशन। और इन्फ्लामेशन कैसे बैरियर है ये मैं अभी आपको समझा रहा हूँ। और इसके अंदर जो मैमल्स हैं भाई वो भी तो वर्टिब्रेट्स में अंदर ही आते हैं ना। और इसलिए अपन कह रहे हैं कि इट इज फीचर ऑफ हायर वर्टिब्रेट्स ओनली, इस तरह से बोल सकते हैं। अब यहाँ पर अपन देख रहे हैं कि इन्फ्लामेशन की शुरुआत कैसे होगी। इन्फ्लामेशन में जैसे आपने देखा होगा कि कहीं चोट लग जाती है तो सबसे पहले वो हिस्सा लाल कलर का हो जाता है। इसको अपन बोलते हैं रेडनेस। क्या बोला जाता है? रेडनेस या रूबॉर। क्या कहा जाता है इसको? रेडनेस या रूबॉर। उसके बाद जब आप उसके हाथ लगाते हैं तो वो हिस्सा आपको गर्म फील होता है।
और इसको अपन बोलते हैं हीट या कैलोर। और उसके बाद वहां पर स्वेलिंग आ जाती है, मतलब इसका थर्ड फीचर हो गया स्वेलिंग। स्वेलिंग को ट्यूमर कहा जाता है। और लास्ट में जाके दर्द होता है, मतलब चोट लगने और दर्द होने के बीच में गैप होता है। चोट लगने और दर्द होने के बीच में गैप होता है। और पेन को कहा जाता है डॉलर। पेन को क्या कहा जाता है? डॉलर कहा जाता है। तो इस तरह से अपन देख रहे हैं कि इन्फ्लामेशन के 4 फीचर होंगे और एक सीक्वेंस में नजर आएंगे। कितने फीचर होंगे? 4 फीचर होंगे और एक सीक्वेंस में नजर आएंगे। सबसे पहले वो हिस्सा रेड हो जाएगा। सबसे पहले वो हिस्सा रेड हो जाएगा। उसके बाद उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा, फिर वहां स्वेलिंग आ जाएगी, और उसके बाद क्या हो जाएगा? वहां पेन, यानी रूबर, कैलोर, ट्यूमर और डॉलर। अब हम इसके बाद देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैं लिखता हूं इन्फ्लामेशन। तो यहाँ पर मैं लिखता हूं इन्फ्लामेशन। और इन्फ्लामेशन में सबसे पहला जो फीचर आएगा वो होगा रेडनेस। और रेडनेस को क्या कहा था? रूबर। रेडनेस को क्या कहा था? रूबर कहा था। अब रेडनेस किसकी वजह से होती है? इट इज ड्यू टू वैसोडाइलेशन। इट इज ड्यू टू वैसोडाइलेशन। तो वैसोडाइलेशन की वजह से होती है रेडनेस। अब जैसे मान लो जहां पर चोट लगी वहां पर टिश्यू इंजरी हुई। चोट लगी तो वहां पर टिश्यू इंजरी हुई, और टिश्यू इंजरी हुई तो वहां की मास्ट सेल भी इरिटेट हुई, और मास्ट सेल ने क्या छोड़ दिया? हिस्टामिन। और हिस्टामिन से क्या हो गया? वैसोडाइलेशन। तो पहला सिम्टम रेडनेस, इसको लैटिन में रूबोर भी कहते हैं। तो लैटिन में क्या बोलेंगे? इसको रूबोर भी कहेंगे। और इसकी वजह क्या है? मास्ट सेल से छोड़ा हुआ हिस्टामिन, और हिस्टामिन से क्या हो जाएगा? वैसोडाइलेशन। अब साहब वैसोडाइलेशन में क्या हो रहा है? जैसे ये आपकी ब्लड वेसल है, तो इसका डायमीटर देखिए अभी कम है। वैसोडाइलेशन में इसका डायमीटर ऐसे बढ़ जाता है। वैसोडाइलेशन में क्या हो जाता है? डायमीटर बढ़ जाता है। इसके अलावा इसकी परमिएबिलिटी भी बढ़ जाती है, और हमारी जो ब्लड वेसल है वो पोरस होती है, तो इसकी जो पोर साइज है वो भी बढ़ जाती है। तो 3 चीजें इसके अंदर हैं। सबसे पहले डायमीटर इंक्रीज हो गया। सबसे पहले क्या इंक्रीज हो गया? डायमीटर इंक्रीज हो गया। फिर परमिएबिलिटी बढ़ गई। परमिएबिलिटी इंक्रीज हो गई, और उसके बाद पोर साइज भी बढ़ गई। उसके बाद पोर साइज भी इंक्रीज हो गए। 3 चेंज हो गए। अब ये जो वैसोडाइलेशन हुआ इसके पीछे रीजन क्या है? इसके पीछे रीजन है हिस्टामिन। और हिस्टामिन किसने छोड़ा है? मास्ट सेल ने। अब देखो, अब यहाँ पर रेडनेस आ गई, वैसोडाइलेशन हो गया। सेकंड क्या बोला हमने? हाई टेम्परेचर। उसके बाद वहां का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, तो हाई टेम्परेचर हो जाएगा। इसको अपन क्या बोलेंगे? कैलोर। और कैलोर को क्या बोलेंगे? किस वजह से होता है ये? ड्यू टू इंक्रीज्ड बीएमआर ऑफ द सेल्स। आपको याद होगा बीएमआर क्या होता है? बेसल मेटाबॉलिक रेट। बीएमआर क्या होता है? बेसल मेटाबॉलिक रेट। अब यहां पर देखेंगे बेसल मेटाबॉलिक रेट बढ़ गई है सेल्स की, तो उसकी वजह से उन्होंने अपने अंदर एनर्जी स्टोर करना चालू कर दी, और वो एनर्जी फिर हीट की फॉर्म में रिलीज हो रही है। और वो एनर्जी हीट की फॉर्म में रिलीज हो रही है, तो वहां टेम्परेचर बढ़ रहा है। टेम्परेचर बढ़ रहा है किसकी वजह से? बीएमआर बढ़ने की वजह से। बीएमआर मतलब बेसल मेटाबॉलिक रेट। अब देखो, जब परमिएबिलिटी बढ़ी तो यहाँ पर ब्लड फ्लो भी बढ़ा, और ब्लड फ्लो बढ़ गया तो वो हिस्सा लाल हो जाएगा। फिर यहाँ से ब्लड लीक होगा, और लीक होकर के यहाँ पर टिश्यू के नीचे ये फ्लूइड जो है वो जमा होने लग जाएगा।
और टिश्यू फ्लूइड जमा होने की वजह से क्या हो जाएगा? थर्ड पॉइंट क्या था? स्वेलिंग। स्वेलिंग किसकी वजह से आई? एक्यूमुलेशन ऑफ टिश्यू फ्लूइड। स्वेलिंग आई है किसकी वजह से? एक्यूमुलेशन ऑफ टिश्यू फ्लूइड की वजह से। अब यहाँ से जो ब्लड से जो फ्लूइड लीक हुआ वो टिश्यू के नीचे जमा हो गया, उसके वजह से वो हिस्सा फूल गया है, सूज गया है। इसको बोला है एक्यूमुलेशन ऑफ टिश्यू फ्लूइड। और फिर लास्ट में जो पेन होता है जिसको डॉलर कहा जाता है, इट इज ड्यू टू प्रोस्टाग्लैंडिन। इट इज ड्यू टू प्रोस्टाग्लैंडिन। और ये जो प्रोस्टाग्लैंडिन होता है ये होता है लोकल हार्मोन। प्रोस्टाग्लैंडिन क्या होता है? ये लोकल हार्मोन होता है एंड इट इज सीक्रेटेड बाय ऑल आवर टिश्यू। तो डिस्कवर्ड इन प्रोस्टेट ग्लैंड। इट इज डिस्कवर्ड इन प्रोस्टेट ग्लैंड। ये प्रोस्टेट ग्लैंड में डिस्कवर हुआ था, इसलिए नाम है इसका प्रोस्टाग्लैंडिन। लेकिन ये हमारा हर एक टिश्यू सीक्रेट करता है। बट एवरी टिश्यू of our body can secrete prostaglandin. तो हमारी बॉडी का हर एक सेल प्रोस्टाग्लैंडिन सीक्रेशन करने की पावर रखता है। अपन ने देखा कि प्रोस्टाग्लैंडिन जो है वो पेन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। अब साहब पेन कैसे होता है? पेन अपन देखते हैं, सबसे पहले होती है टिश्यू इंजरी। पेन में सबसे पहले क्या हुआ? मान लीजिए चोट लगने की वजह से दर्द हो रहा है, तो अपन देख रहे हैं कि टिश्यू इंजरी हुई। टिश्यू इंजरी हुई तो यहाँ से निकला प्रोस्टाग्लैंडिन। यहाँ से क्या निकला है? प्रोस्टाग्लैंडिन। और ये प्रोस्टाग्लैंडिन फिर जाएगा पेन रिसेप्टर्स के ऊपर। ये जाएगा अपनी बॉडी में, जो पेन रिसेप्टर्स हैं वो ब्रेन में होते हैं, तो ये गया है पेन रिसेप्टर्स के ऊपर। और पेन रिसेप्टर जो है वो इरिटेट हो गए हैं, और पेन रिसेप्टर इरिटेट होने से फिर आपको दर्द का एहसास होने लगता है। तो देखो, सबसे पहले इंजर्ड टिश्यू ने प्रोस्टाग्लैंडिन रिलीज किया, फिर ये अपने ब्रेन पर पेन रिसेप्टर पे पहुंचा, फिर पेन रिसेप्टर इरिटेट हुए, तब जाके आपको दर्द का एहसास हुआ। अपन देख रहे हैं कि साहब चोट लगने और दर्द होने के बीच में जो गैप होता है ना, इसी प्रोसेस की वजह से होता है। सबसे पहले प्रोस्टाग्लैंडिन रिलीज हुआ, पेन रिसेप्टर पे गया, फिर वो इरिटेट हुए, फिर फीलिंग ऑफ पेन। और प्रोस्टाग्लैंडिन क्या है? ये लोकल हार्मोन है जो कहाँ डिस्कवर्ड हुआ था? अपने प्रोस्टेट ग्लैंड में। लेकिन हर एक टिश्यू इसको सीक्रेट करने की पावर रखता है। अब देखो, दोबारा से समझो। सबसे पहले रेडनेस। रेडनेस किसकी वजह से आई? वैसोडाइलेशन की वजह से। किसकी वजह से आई? वैसोडाइलेशन की वजह से आई। दूसरा, हाई टेम्परेचर किसकी वजह से? सेल्स की बीएमआर बढ़ने से आया। बीएमआर मतलब बेसल मेटाबॉलिक रेट। जब चोट लगी तो वो सेल वहां पर एक्टिव हो गई, उन्होंने अपने अंदर एनर्जी का प्रोडक्शन शुरू कर दिया, और वो एनर्जी उन्होंने हीट की फॉर्म में निकाली। और हीट की फॉर्म में निकाली तो उससे क्या हो गया? बीएमआर बढ़ गई, और हीट का से टेम्परेचर बढ़ गया। स्वेलिंग की वजह से टिश्यू फ्लूइड जमा हो गया, तो स्वेलिंग आ गई। और से देखिए यहाँ वैसोडाइलेशन हुआ, किसकी वजह से? हिस्टामिन की वजह से। हिस्टामिन की वजह से एक तो ब्लड वेसल का डायमीटर बढ़ गया, परमिएबिलिटी बढ़ गई, पोर साइज बढ़ गई। डायमीटर बढ़ा, परमिएबिलिटी मतलब यहाँ मेम्ब्रेन से अब कुछ मॉलिक्यूल्स बाहर जा सकते हैं, आयंस बाहर जा सकते हैं, कुछ फ्लूइड जा सकता है बाहर, तो ये चीज बढ़ गई। और पोर साइज बढ़ गई, तो यहाँ से कुछ फ्लूइड लीक होकर के टिश्यू में जमा हो गया, उसकी वजह से स्वेलिंग आ गई। और पेन का रीजन क्या हो गया? प्रोस्टाग्लैंडिन। पेन का रीजन क्या हो गया? प्रोस्टाग्लैंडिन। तो इस तरह से हमने देखा कि ये इन्फ्लामेशन था, और ये भी एक बैरियर है। अब साहब इन्फ्लामेशन बैरियर क्यों है?
अब देखें यहाँ पर, जैसे मान लो ये आपका हाथ है, ये आपका हाथ है और यहाँ एक हनी बी ने स्टिंग मार दिया है। यहाँ पर क्या हो गया, बी स्टिंग लग गया है। तो ये बी स्टिंग है, मधुमक्खी ने यहाँ पर डंक मार गया है और मधुमक्खी ने डंक मार दिया तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर बी वेनम इकट्ठा हो गया। क्या हो गया, बी वेनम इकट्ठा हो गया। अब बी वेनम इकट्ठा हो गया तो अब यहाँ पर सबसे पहले तो ये सल लाल हो जाएगा। लाल किसकी वजह से हुआ, वैसोडाइलेशन की वजह से। वैसोडाइलेशन की वजह से इसका लाल हो गया। यहाँ टेम्परेचर बढ़ जाएगा बीएमआर की वजह से। फिर यहाँ टिश्यू फ्लूइड इकट्ठा हो गया है और इस बी वेनम को इसने यहीं रोक लिया है। टिश्यू फ्लूइड, तो जो टॉक्सिन जो इसने सीक्रेट किए वही तो बी वेनम है, सत्यम पांडे जी। तो अपन देख रहे हैं टॉक्सोइड नहीं होगा, टॉक्सिन ही होगा। उसको न्यूट्रलाइज करोगे तब टॉक्सोइड होगा। अब देखिए यहाँ पर जो बी स्टिंग है उसने यहाँ पर पॉइजन अंदर डाला, बी वेनम, तो उसको आसपास जो स्वेलिंग हुई वहां टिश्यू फ्लूइड इकट्ठा हुआ, उसकी वजह से वो बी वेनम यहीं पर रुक गया है, ब्लड के साथ आगे नहीं बढ़ेगा। और इसीलिए हम इसको बैरियर की तरह से काम कर रहे हैं, आपको नुकसान कम से कम पहुंचाना चाह रहा है। और बिना दर्द के तो इन्फ्लामेशन होगा ही नहीं, बिना दर्द के इन्फ्लामेशन होगा ही नहीं। और इसलिए अपन बोल रहे हैं पेन इज प्राइम सिम्टम। इसलिए क्या बोल रहे हैं, पेन इज प्राइम सिम्टम। अब देखिए पेन इज प्राइम सिम्टम, ये हो गया अपना इन्फ्लामेशन। और इन्फ्लामेशन इज फीचर ऑफ हायर वर्टिब्रेट्स। क्या बोलेंगे, इन्फ्लामेशन इज फीचर ऑफ हायर वर्टिब्रेट। टिश्यू फ्लूइड में जो भी लीक होता है ब्लड से जो फ्लूइड, वो सब शामिल होता है। ठीक है, एक मधुमक्खी ने काटा है तो एंटीवेनम देने की क्या जरूरत है। एक मधुमक्खी के लिए एंटीवेनम लोगे क्या आप, पूरा छत्ता अटैक कर देंगे जब जा करके लेना पड़ेगा आपको एंटीवेनम। ठीक है, फिर आगे अपन बात करते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी की। किसकी बात करते हैं, एक्वायर्ड इम्यूनिटी की बात करते हैं। वैसोडाइलेशन में जब ब्लड वेसल्स का डायमीटर बढ़ जाएगा प्राची जी, तो फिर वहां ब्लड फ्लो भी तो बढ़ेगा ना, उस वजह से लाल हो जाएगा। अब आगे चलें, एक्वायर्ड इम्यूनिटी। और आपको याद होगा कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी कैसी होती है, स्पेसिफिक। कैसा होती है एक्वायर्ड इम्यूनिटी, स्पेसिफिक होती है। और ये फीचर ऑफ हायर वर्टिब्रेट्स, मेमोरी बेस्ड इम्यून सिस्टम इज इवॉल्व इन हायर वर्टिब्रेट, ऐसा लिखा है ना एनसीईआरटी में। हाँ जी, अपन देख रहे हैं कि जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है वो हायर वर्टिब्रेट का फीचर है और ये स्पेसिफिक होती है। स्पेसिफिक से मतलब है पैथोजन स्पेसिफिक। स्पेसिफिक से क्या मतलब है, पैथोजन स्पेसिफिक। अच्छा बताइए कि जैसे अगर किसी इंसान को, अगर किसी इंसान को डेंगू हो गया, अगर किसी इंसान को डेंगू हो गया, उसके अंदर डेंगू का वायरस चला गया, तो बताइए एंटीबॉडी डेंगू के अगेंस्ट बनाएगा या कोरोना के अगेंस्ट बना देगा। अरे जो एंटीजन या जो पैथोजन गया है उसी के अगेंस्ट बनाएगा ना। इसलिए अपन क्या बोल रहे हैं कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी इज पैथोजन स्पेसिफिक। सबके लिए अलग अलग व्यवहार होता है, सबके लिए अलग अलग व्यवहार होता है, इसलिए अपन इसको क्या बोल रहे हैं, पैथोजन स्पेसिफिक। अच्छा एक बात बताइए, अगर आपकी बॉडी में मैं 3 अलग अलग एंटीजन डाल दूं तो एंटीबॉडी कितने तरह की बनेगी, 3 अलग अलग तरह की बनेंगी। कैसी बनेंगी, 3 अलग अलग तरह की बनेंगी। मतलब अपन क्या कह सकते हैं कि दे आर पैथोजन स्पेसिफिक। यहाँ तक क्लियर हो गया। दूसरा, डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी की बात करें अपन कि दे कैन रिकॉग्नाइज वैरायटी ऑफ माइक्रोब्स। अपन यहाँ पर लिखते हैं कि दे कैन रिकॉग्नाइज वैरायटी ऑफ
माइक्रोब्स। कई तरह के पैथोजेंस को अलग अलग पहचानने की पावर होती है। कई सारे पैथोजेंस को अलग अलग पहचानने की पावर होती है, तो इसको अपन बोलते हैं डाइवर्सिटी। क्या बोला जाता है? डाइवर्सिटी। तीसरा है डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन सेल्फ एंड नॉन सेल्फ, अपने और पराये में भेदभाव। इसको बोलते हैं अपने और पराये में भेदभाव। अपने और पराये में भेदभाव मतलब जैसे आपकी जो एंटीबॉडीज होती हैं, जो एंटीबॉडी आपकी खुद की बॉडी में बन रही है, आप खुद बना रहे हो, वो आपकी खुद की बॉडी को डिस्ट्रॉय करने का काम नहीं करती है। उसको पता है कि ये मेरी बॉडी की खुद की सेल्स हैं, इसलिए मैं इन्हें डिस्ट्रॉय न करूं। ऐसा केवल रेयर केसेस में होता है और उसको अपन बोलते हैं ऑटो इम्यूनिटी, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। वरना ऑटो इम्यून डिसऑर्डर के अलावा और किसी भी चीज में आपके शरीर की एंटीबॉडी आपकी खुद की बॉडी को डिस्ट्रॉय नहीं करती है। तो अपनी सेल्स को बचा के रखना है, और कोई फॉरेन सेल आ गई है जो अपनी नहीं है, उसको खत्म कर देती हैं। और इसीलिए तो अपन ने देखा ना कि जब अपन ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं तब भी एंटीजन एंटीबॉडी मैच किए जाते हैं। तेरे याद आ रहा है? अरे एंटीजन एंटीबॉडी ब्लड ट्रांसफ्यूजन में मैच करेंगे या नहीं? ऐसे ही अगर ऑर्गन डोनेशन किया जाता है तो उसमें भी टिश्यू मैचिंग करनी पड़ती है। अच्छा एक बात बताओ, किसी भी एक इंसान है, उसका लीवर निकाल करके आप दूसरे इंसान में डाल दोगे क्या? नहीं डाल सकते हैं ना। क्यों नहीं डाल सकते हैं? अरे क्योंकि ये अपना जो इम्यून सिस्टम है ना, अपने पराये की पहचान करना जानता है। अपने पराये की पहचान करना जानता है ना। जैसे मान लो किसी का ब्लड ग्रुप ए है, तो उसको बी वाला ब्लड ग्रुप चढ़ा दोगे क्या? नहीं चढ़ाएंगे ना, क्योंकि यहाँ पर भी तो एंटीजन, आपकी बॉडी की जो हर एक सेल है उसके ऊपर एंटीजन है। आपकी बॉडी की हर एक सेल है, उसके ऊपर एंटीजन है। और अगर उस सेल को दूसरे की बॉडी में डाला जाएगा तो उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बन जाएंगे। इसलिए जब टिश्यू मैच हो जाता है, दो अलग अलग ऑर्गन में अगर टिश्यू मैच हो जाता है तो ही ऑर्गन डाला जाता है, नहीं तो वो भी रिजेक्ट हो जाता है। और आगे अगर आपको टिश्यू मैचिंग के बारे में और जानना है, ऑटो इम्यूनिटी के बारे में और जानना है, तो ये चैप्टर अपन आगे बढ़ाएंगे। अभी मैंने ऑटो इम्यूनिटी के केवल नाम लिया है, आपको पूरा डिस्क्रिप्शन थोड़ी ना बताया। ऑटो इम्यूनिटी में क्या हो रहा है, अपनी एंटीबॉडीज अपने ही ऑर्गन्स को खत्म करती है। जैसे आपको याद होगा आर्थराइटिस, नहीं, कोई भी ट्रांसप्लांटेशन जब भी पॉसिबल होगा जब आप पहले ब्लड ग्रुप मैच करोगे, फिर टिश्यू टाइप मैच करोगे। ये सब अपन वहां पढ़ेंगे जब अपन ट्रांसप्लांटेशन। अभी आप मुझे एक्वायर्ड इम्यूनिटी पढ़ानी है और आप ट्रांसप्लांटेशन पे पहुंच गए हैं ना, इसीलिए कह रहा हूँ। तो अभी अपन क्या पढ़ रहे हैं? एक्वायर्ड इम्यूनिटी। अच्छा बताइए, फर्स्ट फीचर क्या है एक्वायर्ड इम्यूनिटी का? फर्स्ट फीचर, इट इज पैथोजन स्पेसिफिक। क्या है? इट इज पैथोजन स्पेसिफिक, यानी हर एक पैथोजन के अगेंस्ट अलग एंटीबॉडी बनाई जाएंगी। ये हो गया पैथोजन स्पेसिफिसिटी। डाइवर्सिटी क्या है? दे कैन रिकॉग्नाइज वैरायटी ऑफ माइक्रोब्स। अरे इस अर्थ के ऊपर कितने सारे अलग अलग तरह के बैक्टीरिया हैं, वायरस हैं, ये सब अलग अलग तरीके से पहचाने जाते हैं। आपकी बॉडी उस बैक्टीरिया और वायरस को भी पहचानेगी जो अभी तक साइंटिस्टों के हाथ नहीं लगे हैं, लेकिन आपकी बॉडी में आ गए हैं, तो भी पहचान ली जाएगी। अपने और पराये में भेदभाव, यानी अपनी सेल्स को खराब नहीं करना है और फॉरेन सेल को जिंदा नहीं छोड़ना है। ये क्या हो गया? डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन सेल्फ एंड नॉन सेल्फ। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट अपन यहाँ पर लिखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट। इंपॉर्टेंट क्या है? मेमोरी। इंपॉर्टेंट क्या है? मेमोरी। तो जो मेमोरी प्रॉपर्टी है ये इसकी सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। और अपन यहाँ पर लिख सकते हैं कि वैक्सीन्स
vaccines are based on memory property. मेमोरी प्रॉपर्टी, इसी मेमोरी प्रॉपर्टी पर वैक्सीन भी बेस्ड होते हैं। अच्छा, मान लीजिए कि एक इंसान ने वैक्सीन लगवाया या बच्चों को हमने 2 बूंद पोलियो की ड्रॉप्स पिलाई, तो हमने उसकी बॉडी में क्या डाला? एंटीजन। अरे डाला या नहीं? अगर किसी बच्चों को आपने पोलियो की ड्रॉप पिलाई तो उसके अंदर आपने क्या डाला? अरे एंटीजन डाला। सही बात है। अच्छा बताओ, एंटीजन डाला तो एंटीबॉडी कौन बनाएगा? वो बच्चा बनाएगा या कोई दूसरा बना के देगा? उस बच्चे की खुद की बॉडी में एंटीबॉडी बनेगी ना। और ये जो एंटीबॉडी बनेगी इसके अंदर कुछ सेल्स तो ऐसी होंगी जो इफेक्टर सेल्स होंगी और कुछ सेल्स ऐसी होंगी जो मेमोरी सेल्स होंगी। क्या होंगी? कुछ तो होंगे इफेक्टर सेल्स और कुछ होंगे मेमोरी सेल्स। इफेक्टर सेल्स जाकर के तुरंत उस एंटीजन को मारेंगी। मारेगा कौन उसको? इफेक्टर सेल्स। मारेगा कौन उनको? इफेक्टर सेल्स। और बताइए, इस एनकाउंटर की मेमोरी कौन स्टोर करेगा? इस एनकाउंटर की मेमोरी कौन स्टोर करेगा? मेमोरी सेल्स। अच्छा मान लो अब रियल पोलियो वायरस मेमोरी सेल्स बन के बॉडी में स्टोर हो जाएंगे। अब अगर रियल पोलियो वायरस अगर आ गया तो अब बताइए, अब दोबारा इफेक्टर सेल बनाने की जरूरत है या मेमोरी सेल ही इफेक्टर सेल में कन्वर्ट हो जाएंगे? अब मेमोरी सेल ही कन्वर्ट किस में हो जाएंगे? इफेक्टर सेल्स में कन्वर्ट हो जाएगा और वो उस वायरस को मार देगा। तो हमने देखा, टीके का एक डोज लिया आपने तो मेमोरी सेल बनी। अरे टीके का एक डोज लिया तो मेमोरी सेल बनेंगे या नहीं बनेंगी? बनेगी। अच्छा बताइए, उसी वैक्सीन का सेकंड डोज आपको दे रहे हैं तो मेमोरी लो होगी या हाई होगी? हाई हो जाएगी। और अगर उसी वैक्सीन का थर्ड डोज भी दे दिया आपको तो और हाई हो जाएगी। अब मान लीजिए आपने एनसीईआरटी का एक बार रिवीजन किया तो आपकी कुछ मेमोरी बनी। अरे बनी या नहीं? और अगर वही चैप्टर आपने दोबारा से पढ़ लिया तो मेमोरी हाई। और अगर 4-5 बार पढ़ लिया तो बोलो और हाई हो जाएगी ना। ऐसे ही अपन कह रहे हैं कि जो वैक्सीन का मल्टीपल डोज लेना बेनिफिशियल होगा या हार्मफुल? बोलो बोलो बोलो। बेनिफिशियल होगा, क्योंकि मल्टीपल टाइम्स वैक्सीन लेकर आप क्या कर रहे हैं? मेमोरी सेल्स का प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं, मेमोरी सेल्स का नंबर बढ़ा रहे हैं। वैक्सीन का ओवरडोज होता ही नहीं है, सीरम का ओवरडोज हार्मफुल होता है क्योंकि उसमें एनिमल सीरम होता है, याद है? तो जितने ज्यादा मेमोरी सेल बनेंगे इसका मतलब आपका इम्यून सिस्टम उतना ही स्ट्रांग हो गया। अच्छा, कोरोना का क्या सिंगल डोज लगा रहे हैं क्या वैक्सीन का? बोलिए। नहीं, क्यों लगा रहे हैं? क्यों लगा रहे हैं? मेमोरी सेल्स हाई बनाने के लिए लगा रहे हैं। तो अच्छा, अगर आपसे पूछे कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी के क्या क्या फीचर्स होते हैं, एक्वायर्ड इम्यूनिटी में क्या क्या फीचर होते हैं? सबसे पहला, इट इज पैथोजन स्पेसिफिक। ये क्लियर हो गया, हर एक पैथोजन के लिए अलग एंटीबॉडी बनेगी। दूसरा, डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी समझ गए? दे कैन रिकॉग्नाइज वाइड वैरायटी ऑफ माइक्रोब्स। थर्ड, डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन सेल्फ एंड नॉन सेल्फ। अपने पराये में भेदभाव, ये भी समझ गए? अपने टिश्यू के लिए, अपनी सेल्स के लिए, अपनी बॉडी के लिए एक्टिव नहीं होना, बाहर की सेल्स को खत्म करना है। बैक्टीरिया आ जाए मार देना है, वायरस आ जाए मार देना है, प्रोटोजोआ आ जाए खत्म कर देना है। मेमोरी, मेमोरी पर बेस्ड होता है क्या? एक बार जिस पैथोजन के साथ इसका एनकाउंटर हो जाता है तो उसके अगेंस्ट मेमोरी सेल बन जाते हैं।
मेमोरी सेल बॉडी में स्टोर हो जाते हैं, लिम्फॉइड ऑर्गन्स में स्टोर हो जाते हैं। कहाँ पर स्टोर हो जाते हैं? लिम्फॉइड ऑर्गन्स में। और फिर जैसे ही ये पैथोजन दोबारा आता है, बस अब कुछ नया, पूरा प्रोसेस नया सा करने की जरूरत नहीं, वही मेमोरी सेल्स आकर के इफेक्टर सेल बनेंगे और वही अटैक करेंगे और वही इसको डिस्ट्रॉय कर देंगे। तो ये 4 प्रॉपर्टीज हो गई अपनी। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी बोलो? इंपॉर्टेंट कौन सी है? 4th, यानी कि मेमोरी। और अगर आपसे पूछे कि वैक्सीन आर बेस्ड ऑन विच प्रॉपर्टी ऑफ आवर इम्यून सिस्टम, मेमोरी प्रॉपर्टी पर बेस्ड होते हैं। बिल्कुल सही, मतलब आप बिल्कुल समझते जा रहे हैं जी। चलिए जी, नेक्स्ट स्लाइड पे अपन चलते हैं। अब देखिए यहाँ पर मेमोरी बेस्ड होता है प्राइमरी और सेकेंडरी इम्यून रेस्पॉन्स। मेमोरी बेस्ड क्या होता है? प्राइमरी और सेकेंडरी इम्यून रेस्पॉन्स। अब कृतिका गोयल पूछ रही है कि पोलियो ड्रॉप्स में एक्टिव वायरस होता है क्या? उसकी डिजीज कॉजिंग पावर खत्म कर देते हैं, पर वो वायरस जिंदा होता है। प्राइमरी इम्यून रेस्पॉन्स मतलब जो पहले दिखेगा, सेकेंडरी इम्यून रेस्पॉन्स मतलब जो सेकेंड टाइम दिखेगा इसको। ठीक है, तो पोलियो वैक्सीन के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे जब अपन वैक्सीनेशन पढ़ेंगे, है ना। अभी अपन देखते हैं कि प्राइमरी और सेकेंडरी इम्यून रेस्पॉन्स क्या पढ़ रहे हैं अपन, प्राइमरी एंड सेकेंडरी इम्यून रेस्पॉन्स। अब देखो यहां पर ये टाइम पीरियड लिया हुआ है, यहाँ पर क्या लिया हुआ है? टाइम पीरियड लिया हुआ है। और टाइम पीरियड किस में लिया हुआ है? इन डेज। टाइम पीरियड लिया हुआ है किसमें? दिनों में हमने टाइम पीरियड लिया है। यहाँ पर अपन लिख देते हैं साहब ये 0 है, यहाँ पर अपन लिख देते हैं ये 5 है, यहाँ पर अपन लिख देते हैं 10 है, यहाँ पर अपन लिख देते हैं 15 है, यहाँ पर अपन लिख देते हैं 20 है, यहाँ पर अपन लिख देते हैं 25 डेज, यहाँ पर अपन लिख देते हैं 30 डेज। ठीक है, और यहाँ पर है ये एंटीबॉडी कंसंट्रेशन। इस तरफ अपन ने क्या दे रखा है? इस तरफ अपन ने दे रखा है एंटीबॉडी कंसंट्रेशन। और एंटीबॉडी कंसंट्रेशन में अपन यहाँ पर लिख देते हैं 10⁻², यहाँ पर लिख देते हैं 10⁻⁴, यहाँ लिख देते हैं 10⁻⁶, यहाँ पर लिख देते हैं 10⁻⁸, और यहाँ पर लिख देते हैं 10⁻10। इस तरह से लिखते हैं। ठीक है, तो अब समझ गए आप। इधर नंबर ऑफ डेज है, टाइम पीरियड है नंबर ऑफ डेज में, इधर है एंटीबॉडी कंसंट्रेशन इन ब्लड। अब देखो यहां पर सबसे पहले फर्स्ट कांटेक्ट ऑफ एंटीजन ए। अब सारा ध्यान इस ग्राफ पर दीजिए। यहाँ पहली बार कोई एंटीजन आपकी बॉडी में पहली बार आया है, फर्स्ट कांटेक्ट ऑफ एंटीजन ए। अब यहाँ पर ये एंटीजन ए आ गया है, तो आपकी बॉडी पहले उसे पहचानेगी। पहले क्या किया जाएगा? उसको पहचाना जाएगा। पहचानने के बाद फिर उसके अगेंस्ट एक्टिव होंगी बी और टी लिम्फोसाइट। कौन सी सेल्स एक्टिव होंगी? जब कोई एंटीजन पहली बार आया तो बताइए कौन सी सेल एक्टिव होंगी? बी और टी लिम्फोसाइट। और फिर बी लिम्फोसाइट उसके अंदर अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाएंगी। बी लिम्फोसाइट क्या बनाएंगी? एंटीबॉडी बनाएंगी। और फिर जब एंटीबॉडी बन के मैच्योर हो जाएंगी, अरे पहले एंटीबॉडी बनेगी फिर वो मैच्योर होंगी, और जो एंटीबॉडी मैच्योर होंगी उसके बाद इम्यून रेस्पॉन्स दिखाई देगा। पहले एंटीबॉडी का फॉर्मेशन होगा, फिर उसका मैच्योरेशन होगा, फिर इम्यून रेस्पॉन्स दिखाई देगा। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पर कुछ गैप के बाद इम्यून रेस्पॉन्स दिख रहा है। ये देखो ये गैप, और ये जो गैप होता है ना, इसको अपन बोलते हैं लैग फेज। गैप को क्या कहा जाता है? लैग फेज कहा जाता है। अगर आपसे पूछे भाई व्हाट इज लैग फेज, व्हाट इज लैग फेज, तो देखो यहाँ एंटीजन आया पहली बार, समझ रहे हो? यहाँ एंटीजन आया पहली बार, आपकी बॉडी में ये एंटीजन आ गया, फिर इसको रिकॉग्नाइज किया। रिकॉग्नाइज करने के बाद इसके अगेंस्ट बी और टी लिम्फोसाइट एक्टिव है,
फिर बी और टी लिम्फोसाइट एक्टिव होने के बाद बी लिम्फोसाइट ने एंटीबॉडी बनाई, फिर वो मैच्योर हुई, फिर इम्यून रेस्पॉन्स आया। इम्यून रेस्पॉन्स यहाँ से शुरू हो रहा है, लेकिन इसके पीछे इसके पहले गैप आ रहा है, और उस गैप को अपन क्या बोल रहे हैं? इसको अपन बोल रहे हैं लैग फेज। क्या बोल रहे हैं? लैग फेज। ठीक है। अब सब लैग फेज में क्या हुआ? एंटीजन को पहचाना गया, बी टी लिम्फोसाइट एक्टिव हुए, एंटीबॉडी बनाएंगे, टी लिम्फोसाइट में टी किलर सेल्स बनेंगे, वो भी इसको मारेंगी, एंटीबॉडी भी इसको मारेंगी। तो टी लिम्फोसाइट ने क्या बनाया? टी हेल्पर, टी किलर, टी सप्रेसर बनाएंगे, पूरा रोल आगे पढ़ेंगे। इसके बाद देखो यहाँ पर ये जो इम्यून रेस्पॉन्स आया है, ये प्राइमरी इम्यून रेस्पॉन्स। अच्छा, इसमें देखिए टाइम पीरियड ज्यादा लग रहा है या कम लग रहा है? टाइम पीरियड ज्यादा लग रहा है। और एंटीबॉडी कॉन्सेंट्रेशन हाई है या लो है? तो देखो टाइम ज्यादा लगा लेकिन एंटीबॉडी कंसंट्रेशन फिर भी लो है। टाइम ज्यादा लग रहा है लेकिन एंटीबॉडी कंसंट्रेशन लो है। इस इम्यून रेस्पॉन्स को अपन क्या बोलेंगे? इसको अपन बोलेंगे प्राइमरी इम्यून रेस्पॉन्स। इसको क्या बोला जाएगा? इसको बोला जाएगा प्राइमरी इम्यून रेस्पॉन्स। मतलब सीधा सा है, अगर आपकी बॉडी में फर्स्ट टाइम कोई एंटीजन आता है तो आपकी बॉडी जो इम्यून रेस्पॉन्स दिखाती है वो है प्राइमरी इम्यून रेस्पॉन्स। अगर आपकी बॉडी में फर्स्ट टाइम कोई एंटीजन आता है तो उसके अगेंस्ट जो इम्यून रेस्पॉन्स दिखाई देता है वो क्या है? प्राइमरी इम्यून रेस्पॉन्स। अच्छा बताइए, प्राइमरी इम्यून रेस्पॉन्स इज स्लो और फास्ट? स्लो। एंटीबॉडी कंसंट्रेशन इज हाई और लो? लो। अच्छा बताइए, इसमें लैग फेज होगी या नहीं होगी? इट स्टार्ट आफ्टर अ लैग फेज और नॉट? और लैग फेज होगी ना। अच्छा बताइए, लैग फेज में क्या होगा? एंटीजन का रिकॉग्नाइजेशन होगा, फिर लिम्फोसाइट एक्टिव होंगे, बी लिम्फोसाइट एंटीबॉडी बनाएंगे, टी लिम्फोसाइट किलर सेल्स बनाएंगे, और ये दोनों मिलके इसको खत्म करेंगे। इम्यून रेस्पॉन्स दिखेगा कौन सा? कौन सा इम्यून रेस्पॉन्स? प्राइमरी और सेकेंडरी? प्राइमरी इम्यून रेस्पॉन्स। ठीक है। अब देखो यही, अब यहां पर देखो सेकंड कांटेक्ट ऑफ एंटीजन ए। अब ध्यान रखो, वैक्सीन का अपन सेकंड डोज ले रहे हैं ना, सेम वैसे ही है। अब देखो यहाँ पर अपन देख रहे हैं कि जब आप एक बार एनसीईआरटी पढ़ते हो और उस चैप्टर को दोबारा नहीं पढ़ते हो काफी टाइम तक, तो आपको मेमोरी थोड़ी सी फेडअप होती है नहीं? होती है ना। तो ऐसे अगर एंटीजन दोबारा लंबे समय तक नहीं आया तो मेमोरी सेल से धीरे धीरे हमारी मेमोरी कम होती चली जाएंगी, है ना। अरे कुछ मेमोरी सेल जो हैं वो टाइम पीरियड पूरा होने के बाद मर जाएंगी, तो कुछ नई मेमोरी सेल्स का जनरेशन होगा। तो ऐसे में अपन कह रहे हैं कि यहाँ पर थोड़ा सी मेमोरी लो होगी। अच्छा, अब जब वही एंटीजन दूसरी बार आ गया तो? अच्छा बताओ, अब लैग फेज होगी या नहीं? अब लैग फेज नहीं होगी। अरे क्योंकि पहचाना तो पहले ही जा चुका है, एंटीबॉडी पहले से बनी हुई है, टी किलर सेल पहले से बनी हुई है ना। तो इसलिए अपन ये कह रहे हैं कि भाई जो सेकेंडरी इम्यून रेस्पॉन्स आएगा वो अब आएगा यहाँ पर। और बताओ यहाँ पर देखो, यहाँ एंटीजन आया है और यहाँ मतलब 2 या 3 दिन के अंदर ही आपकी एंटीबॉडी बनने लगी है, वो भी बहुत हाई स्केल पर बन रही है। अच्छा बताइए, तो यहाँ पर क्या, यहाँ पर टाइम पीरियड ज्यादा है या कम है? यहाँ पर टाइम पीरियड ज्यादा है या कम है? ज्यादा है या कम है? कम है। एंटीबॉडी कंसंट्रेशन हाई और लो? एंटीबॉडी कंसंट्रेशन हाई और लो? बहुत हाई है। कौन सा इम्यून रेस्पॉन्स बोलेंगे? सेकेंडरी इम्यून रेस्पॉन्स। कौन सा इम्यून रेस्पॉन्स बोलेंगे? सेकेंडरी इम्यून रेस्पॉन्स। अब देखो यहाँ जब प्राइमरी इम्यून रेस्पॉन्स आया, एंटीबॉडी बनी, उसमें कितने तरह की बनी होंगी? कुछ तो बनी होंगी मेमोरी, और कुछ बनी होंगी इफेक्टर।
इफेक्टर ने तो जाकर के इसको खत्म किया होगा और मेमोरी सेल स्टोर हो गए होंगे। और ये जो सेकेंडरी इम्यून रेस्पॉन्स आया, ये किसके ऊपर बेस्ड था? इट इज बेस्ड ऑन मेमोरी। ये मेमोरी पर बेस्ड होगा, और मेमोरी पर बेस्ड होने की वजह से ये स्लो होगा या फास्ट होगा? ये स्लो होगा या फास्ट होगा? फास्ट होगा। और इसको अपन क्या बोलेंगे? एनएमनेस्टिक रेस्पॉन्स। क्या बोलेंगे? एनएमनेस्टिक रेस्पॉन्स। और एनएमनेस्टिक मतलब ऑफ हाई इंटेंसिटी, ऑफ हाई इंटेंसिटी। अरे मेमोरी पर बेस्ड है ना, तो सेल्स तो पहले से बनी हुई है, वो आते ही इस एंटीजन को खत्म कर देंगी और ढेर सारा एंटीबॉडी का प्रोडक्शन होगा, ढेर सारी किलर सेल्स बनेंगी। तो इसको अपन बोलेंगे सेकेंडरी इम्यून रेस्पॉन्स। क्या बोला जाएगा? सेकेंडरी इम्यून रेस्पॉन्स। फिर अगर नया एंटीजन आ गया यहाँ पर बी एंटीजन, तो अच्छा बताइए, नया एंटीजन आ गया तो अब कौन सा इम्यून रेस्पॉन्स होगा? प्राइमरी। अच्छा बताओ, प्राइमरी में लैग फेज होगी या नहीं? प्राइमरी में लैग फेज होगी या नहीं? बिल्कुल होगी। अच्छा, सेम एंटीजन बी सेकंड टाइम आ गया, सेम एंटीजन बी सेकंड टाइम आ गया, कौन सा हो जाएगा? सेकेंडरी इम्यून रेस्पॉन्स। और लैग फेज नहीं होगी। सेकेंडरी इम्यून रेस्पॉन्स में लैग फेज नहीं होगी। ठीक है। अब देखो दोबारा से, यहां पर हमने टाइम पीरियड लिया है और इधर क्या लिया है? एंटीबॉडी कॉन्सेंट्रेशन। इधर टाइम पीरियड, इधर एंटीबॉडी कॉन्सेंट्रेशन। यहाँ एंटीजन ए पहली बार आया है। अच्छा, एंटीजन पहली बार आया तो इसको पहचाना जाएगा, इसके अगेंस्ट बी और टी लिम्फोसाइट एक्टिव होंगी। फिर बी लिम्फोसाइट एंटीबॉडी बनाएगी, टी लिम्फोसाइट किलर सेल्स बनाएगी, फिर वो मैच्योर होंगी। और ये जिसमें जो टाइम लगेगा इसको क्या बोलेंगे अपन? लैग फेज। क्या बोलेंगे? लैग फेज। उसके बाद इम्यून रेस्पॉन्स आएगा फर्स्ट टाइम। इस एंटीजन के खिलाफ फर्स्ट टाइम इम्यून रेस्पॉन्स आया, इसको हमने क्या बोला? प्राइमरी इम्यून रेस्पॉन्स। क्या बोला? प्राइमरी इम्यून रेस्पॉन्स। अब देखो, अगर वही एंटीजन दोबारा आ गया तो इस बार मेमोरी सेल्स बन गई है, और मेमोरी सेल्स बन गई हैं तो अब कौन सा इम्यून रेस्पॉन्स आएगा? अब आएगा मेमोरी बेस्ड सेकेंड इम्यून रेस्पॉन्स। और इसके अंदर एंटीबॉडी कंसंट्रेशन हाई या लो? हाई होगी। और इसको क्या बोलेंगे? एनएमनेस्टिक रेस्पॉन्स, क्योंकि ये बहुत फास्ट है और बहुत इंटेंस है। अच्छा, अब मैं इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछ लेता हूँ, जिससे बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, आपके माइंड में जो ये कॉन्सेप्ट है ना, बिल्कुल क्लियर कट हो जाएगा। अच्छा बताइए, विच इम्यून रेस्पॉन्स इज स्लो? प्राइमरी को आप PIR लिख सकते हो, सेकेंडरी को SIR लिख सकते हो। अच्छा बताइए, विच इम्यून रेस्पॉन्स इज स्लो? In which immune response antibody concentration is low? In which immune response starts after a lag phase? Primary. अच्छा बताइए, which immune response is shown when a second contact of antigen A? Which immune response is fast? In which immune response antibody concentration is high? In which immune response memory cells are produced? In which immune response memory cells are produced? दोबारा से सुनो, in which immune response memory cells are produced? Primary. Which immune response is based on memory? Secondary. अरे मेमोरी सेल कहाँ बनी भाई? प्राइमरी में बनी। मेमोरी सेल कहाँ बनी भाई? प्राइमरी में बनी। मेमोरी बेस्ड कौन सा हुआ? सेकेंडरी। तो मेमोरी किस में बनी? प्राइमरी में। मेमोरी बेस्ड कौन सा हुआ? सेकेंडरी। तो ये होता है अपने पास प्राइमरी और सेकेंडरी इम्यून रेस्पॉन्स। सेकेंडरी में भी मेमोरी बनेगी, ऐसा नहीं है, लेकिन अगर आपसे पूछे बेस्ड ऑन मेमोरी तो क्या बोलेंगे?
सेकेंडरी। मेमोरी सेल्स पहले से बनी हुई है, उनका नंबर बढ़ जाएगा। तो मेमोरी सेल्स का प्रोडक्शन अगर पूछे तो आंसर क्या देना है, प्राइमरी। ठीक है, तो यहां तक अपन ने पढ़ा एक्वायर्ड इम्यूनिटी की बात। और उसके बाद अपन एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी पहले पढ़ चुके हो या नहीं, बताइए। एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी पढ़े चुके हो या नहीं, पहले पढ़ी है ना। अच्छा बताइए, व्हाट इज एक्टिव इम्यूनिटी? इन विच देयर इज एक्टिव रोल ऑफ आवर इम्यून सिस्टम। अरे हमारे इम्यून सिस्टम का अगर खुद का रोल हो तो एक्टिव, और जिसके अंदर हमारा रोल नहीं है वो क्या है, पैसिव। ठीक है, तो जिसमें हमारा इम्यून सिस्टम पार्टिसिपेट करे वो एक्टिव, जिसमें पार्टिसिपेट ना करे वो पैसिव। तो अच्छा बताइए, फर्स्ट पॉइंट क्या है, इट इज प्रोड्यूस एक्टिवली बाय होस्ट इम्यून सिस्टम। सही है। और इसके अंदर क्या है, नो रोल ऑफ होस्ट इम्यून सिस्टम। इसके अंदर अपन तो दूसरे से एंटीबॉडी लेंगे ना, चाहे मदर से लें चाहे किसी एनिमल से लें, लेकिन हमारे इम्यून सिस्टम का पार्ट नहीं, तो पैसिव। सेकंड, अच्छा बताइए, एक्टिव इम्यूनिटी किससे हुई थी, इन्फेक्शन से या वैक्सीन से? याद आ रहा है पुराना ग्राफ? एक्टिव इम्यूनिटी किससे हुई थी, या तो इन्फेक्शन से। अरे अगर इन्फेक्शन हो गया आपको तो एंटीबॉडी आप खुद ही बनाओगे ना। वैक्सीन ले रहे हो तब भी तो एंटीबॉडी आप खुद ही बना रहे हो, इसलिए किस में आएगी, एक्टिव इम्यूनिटी में। अच्छा बताइए, अगर आप रेडीमेड एंटीबॉडी ले रहे हो तो किस में जाएगी, पैसिव इम्यूनिटी में। रेडीमेड एंटीबॉडी ले रहे हो तो किस में जाएंगे? अरे रेडीमेड एंटीबॉडी हमने एंटी सीरम के केस में ली थी, याद आ रहा है, एंटी सीरम एंटी वेनम, ये बने बनाए एंटीबॉडी किसी दूसरे एनिमल्स में बनाकर जो लेते हैं वो। फिर इसके बाद यहाँ पर देखिए, इम्यूनोजन मतलब एंटीजन मान लो आप। इम्यून रेस्पॉन्स इज ड्यूरेबल और मोर इफेक्टिव। अच्छा बताइए, आप अगर खुद लड़के एंटीबॉडी बनाएंगे तो लंबे समय तक रहेगी या नहीं? जैसे वैक्सीन आपने लिया तो वैक्सीन में आपने खुद ने एंटीबॉडी बनाई या नहीं? आपने खुद ने एंटीबॉडी बनाई तो एक्टिव या पैसिव? आपने खुद ने एंटीबॉडी बनाई तो एक्टिव या पैसिव? एक्टिव। बचपन में पोलियो की दवा पी थी, अभी तक पोलियो हुआ क्या? नहीं हुआ ना, मतलब लंबे समय तक इफेक्टिव है ना, लंबे समय तक इफेक्टिव है ना। लेकिन आपको याद होगा, एंटी सीरम, एंटी सीरम कितने महीने बचाता है आपको, सिर्फ 6 महीने बचाता है। कितने महीने बचाता है, सिर्फ 6 महीने बचाता है। तो बताइए, इसका इम्यून रेस्पॉन्स शॉर्ट होगा या लॉन्ग होगा? और जो मेमोरी जो डेवलप होगी, वो मेमोरी सेल्स कहाँ स्टोर होगी, लिम्फॉइड ऑर्गन्स में। कहाँ पर होगी, लिम्फॉइड ऑर्गन्स में। अब देखो, इम्यूनिटी लैग फेज के बाद डेवलप हो गया, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा। एक्टिव इम्यूनिटी में आप खुद लड़के बनाओगे तो पहले पहचाना जाएगा एंटीजन या नहीं, पहले एंटीजन पहचाना जाएगा, फिर बी और टी लिम्फोसाइट एक्टिव होगी या नहीं, और फिर इम्यून रेस्पॉन्स दिखेगा। तो बताइए, एक्टिव में लैग फेज होगा या पैसिव में? लैग फेज किस में होगा, एक्टिव में होगा। लेकिन अगर आप किसी एनिमल से एंटीबॉडी ले रहे हो तो लैग फेज होगा या वो एक्टिव एंटीबॉडी आएंगे, एक्टिव एंटीबॉडी आएंगे ना। तो फिर इसका इम्यून रेस्पॉन्स कैसा होगा, इफेक्टिव होगा, इमीडिएटली इफेक्टिव होगा। तो ये अपने पास था एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी। क्या था ये अपने पास, एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी है। फिर अपन अब आगे बात करें, नेक्स्ट अपने पास है इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी इज प्रेजेंट। अच्छा बताइए, आप खुद लड़के बना रहे हैं तो मेमोरी सेल्स बनेगी या नहीं? अरे बनेगी ना, लेकिन अगर आपने किसी दूसरे एनिमल से एंटीबॉडी ली है तो फिर मेमोरी बनेगी या नहीं? नहीं बनेगी। अच्छा, इम्यूनो डेफिशिएंट होस्ट का मतलब होता है यहाँ पर एड्स पेशेंट। एक इंसान जिसको एड्स हो गया हो तो वो क्या हो जाएगा, इम्यूनो डेफिशिएंट।
मतलब उसका इम्यून सिस्टम वीक होगा या नहीं? उसका इम्यून सिस्टम वीक होगा या नहीं? अरे होगा ना। तो अच्छा बताओ, एक HIV पॉजिटिव पेशेंट है, उसको आप बोले ऐसा कर सारे वैक्सीन लगवा ले। अच्छा बताओ, वैक्सीन लगवाना HIV वाले के लिए बेनिफिशियल होगा क्या? नहीं होगा। तो एक्टिव इम्यूनिटी क्या इम्यूनो डेफिशिएंट होस्ट में काम करेगी? अच्छा, HIV पॉजिटिव पेशेंट को रेडीमेड एंटीबॉडी दें तो? HIV पॉजिटिव पेशेंट को रेडीमेड एंटीबॉडी दें तो इफेक्टिव होंगी। तो क्या बोलेंगे? एप्लीकेबल इन इम्यूनो डेफिशिएंट होस्ट। एप्लीकेबल इन इम्यूनो डेफिशिएंट होस्ट। अच्छा, व्हाट इज प्रोफाइल एक्सेस? मैंने पढ़ा है अपन ने भाई, ज्यादा इफेक्टिव एंटी सीरम एंटीवेनम नहीं होगा, फास्ट रेस्पॉन्स होगा एंटी सीरम एंटीवेनम का। प्रोफाइलैक्सिस मतलब प्रिवेंटिव मेजर्स। अच्छा, वैक्सीन लगा के आप क्या कर रहे हो? प्रोफाइलैक्सिस या ट्रीटमेंट? वैक्सीन लगा के आप क्या कर रहे हो? प्रोफाइलैक्सिस या ट्रीटमेंट? प्रोफाइलैक्सिस। क्या कर रहे हो? प्रोफाइलैक्सिस कर रहे हो। अच्छा, रेडीमेड एंटीबॉडी लेके आप क्या कर रहे हो? ट्रीटमेंट। तो एक्टिव इम्यूनिटी क्या करेगी? प्रोफाइलैक्सिस। और पैसिव इम्यूनिटी किसके लिए काम आएगी? ट्रीटमेंट। अब साहब यहाँ एक्यूट इन्फेक्शन है ना, एक्यूट इन्फेक्शन का मतलब होता है रीसेंट, रीसेंट इन्फेक्शन, हाल ही में हुआ इन्फेक्शन, इसको अपन बोलेंगे प्रोफाइलैक्सिस मतलब प्रिवेंटिव मेजर्स। रीसेंट इन्फेक्शन मतलब हाल ही में जो इन्फेक्शन हुआ है उसको एक्यूट इन्फेक्शन बोलेंगे। जैसे कॉमन कोल्ड हो तो एक्यूट होगा, लेकिन अगर किसी को डायबिटीज है तो बताइए लंबे समय तक चलेगी या थोड़े समय तक चलेगी? तो उसको बोलेंगे क्रॉनिक। तो जो शॉर्ट टाइम के लिए हो, बस ये लास्ट पॉइंट समझा रहा हूँ, शॉर्ट टाइम के लिए हो तो एक्यूट, और अगर लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए चले तो क्रॉनिक। एड्स वाला इम्यूनो डेफिशिएंट नहीं होगा क्या? बिल्कुल होगा। इसके अलावा भी कई सारे डिसऑर्डर हैं जिनमें होस्ट इम्यूनो डेफिशिएंट हो जाता है। जैसे अगर किसी की मान लो छोटे बच्चे की थाइमस ही निकाल दी आपने, छोटे बच्चे की थाइमस निकाल दी तो वो भी तो इम्यूनो डेफिशिएंट हो जाएगा। ठीक है, तो यहां तक अपन ने पढ़ा आज एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी। और नेक्स्ट टर्न पे अपन पढ़ेंगे डेवलपमेंट ऑफ बी एंड टी लिम्फोसाइट्स। क्या पढ़ेंगे? डेवलपमेंट ऑफ बी और टी लिम्फोसाइट। फोन नंबर आपको एडीसी अकाउंट में मिल जाएगा, और जितने भी आपके डाउट हैं वो आप जो एलन प्लस ऐप है उसके ऊपर पोस्ट कर सकते हो, तो आपको हाथों हाथ आपके डाउट वहां पर क्लियर होते हुए मिल जाएंगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।